हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से आलोचना वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही हमने खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन से निबंध साहित्य का विकास इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई बटन में मैं शेयर कर दूँगी सभी प्लेलिस्ट को, तो आप उन प्लेलिस्ट के ज़रिए इन सभी शीर्षक को देख सकते हैं। ठीक है, तो निबंध साहित्य का विकास हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी आलोचना का विकास। इस सेक्शन से हम सबसे पहला जो इसका शीर्षक है, उपशीर्षक आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना, इस सेक्शन को देखने वाले हैं। यदि अगर प्रश्न कम रहे तो हम भारतेंदु काल को भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें हम प्रारंभ करने वाले हैं आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, आदिकाल के कवि मुख्यतः किससे प्रेरित थे? ऑप्शन ए समाज सुधार आंदोलन से, ऑप्शन बी संस्कृत काव्य शास्त्र से, ऑप्शन सी फारसी साहित्य से, ऑप्शन डी लोकगीतों से। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा आदिकाल के कवि मुख्यतः किससे प्रेरित थे? संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रेरित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों और नाथों के साहित्य की प्रेरणा का मूल क्या था? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी धर्म अध्यात्म एवं समाज, ऑप्शन सी राजनीति और अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी प्रेम काव्य परंपरा। सिद्धों और नाथों के साहित्य की प्रेरणा का मूल क्या था? आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिद्धों और नाथों के साहित्य की प्रेरणा का मूल क्या था? धर्म आध्यात्म एवं समाज। तो सिद्धों और नाथों के साहित्य की प्रेरणा का आधार क्या रहा है? धर्म आध्यात्म और समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने साहित्य शास्त्र की उपेक्षा की? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीर। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीर। कबीर ने साहित्य शास्त्र की उपेक्षा की है। भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य में किन तत्वों का गूढ़ संश्लेष दिखाई देता है? ऑप्शन ए लोक साहित्य, संस्कृत वाङ्मय और फारसी साहित्य, ऑप्शन बी धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाएं, ऑप्शन सी नैतिक शिक्षा और समाज सुधार, ऑप्शन डी दर्शन और तर्कशास्त्र। आंसर करेंगे। जायसी के काव्य में किन तत्वों का गूढ़ संश्लेष दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लोक साहित्य, संस्कृत वाङ्मय और फारसी साहित्य। जायसी के काव्य में इन तत्वों को हम देख सकते हैं। लोक साहित्य, संस्कृत वाङ्मय और फारसी साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के सूरसागर में प्रमुख रूप से कौन से रस पाए जाते हैं? ऑप्शन ए करुण और वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार और हास्य रस, ऑप्शन सी वात्सल्य और श्रृंगार रस, ऑप्शन डी शांत और भयानक रस। सही उत्तर होगा सूरसागर में प्रमुख रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस को हम देख सकते हैं। सूरसागर की विशेषता क्या है कि इसमें भगवत विषयक रति है। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का रामचरितमानस किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? ऑप्शन ए उपदेशात्मक ग्रंथ, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक ग्रंथ। आंसर करेंगे। तुलसीदास का रामचरितमानस किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? सही उत्तर होगा महाकाव्य। तुलसीदास का रामचरित है वो महाकाव्य का ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के कवियों के काव्य का प्रेरक तत्व क्या था? ऑप्शन ए देश प्रेम, ऑप्शन बी भगवत प्रेम एवं लोक कल्याण, ऑप्शन सी काव्य शास्त्र, ऑप्शन डी राजनीति। आंसर करेंगे। भक्ति काल के कवियों के काव्य का प्रेरक तत्व क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवत प्रेम और लोक कल्याण, जिनमें कबीर जो है वो अपवाद के रूप में दिखाई देते हैं, यानी भगवत प्रेम हम वहाँ नहीं देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल में किस प्रकार का नवीन साहित्य समीक्षा सिद्धांत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बहुत नवीन और मौलिक, ऑप्शन बी संस्कृत सिद्धांतों से पृथक, ऑप्शन सी कोई नवीन सिद्धांत स्थापित नहीं किया, ऑप्शन डी केवल फारसी प्रभाव वाला। चूंकि हम आधुनिक काल से पूर्व
के जो साहित्य हैं उनमें हम आलोचना और समीक्षा विधा को देख रहे हैं, तो वहाँ पे किस रूप में हम आलोचनात्मक रचनाओं को देख सकते हैं, इससे संबंधित हमने प्रश्नों को देखा है। तो ये जो प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल में किस प्रकार का नवीन साहित्य समीक्षा सिद्धांत स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, कोई नवीन सिद्धांत स्थापित नहीं किया गया, यानी समीक्षात्मक प्रकार के लेख आदिकाल भक्तिकाल में नहीं लिखे गए। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन को किस रूप में देखा जा रहा है। प्रश्न है, आधुनिक युग में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को किस रूप में देखा जा रहा है। ऑप्शन ए, केवल धार्मिक सुधार, ऑप्शन बी, विशाल लोक जागरण, ऑप्शन सी, साहित्यिक प्रयोग, ऑप्शन डी, राजनीतिक आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, आधुनिक युग में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को किस रूप में देखा जा रहा है, विशाल लोक जागरण के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा क्या कही गई है। ऑप्शन ए, राजदरबार की प्रशंसा, ऑप्शन बी, लोकानुरंजन, ऑप्शन सी, लोकोन्मुक्ता, ऑप्शन डी, व्यक्तिगत गौरव। तो भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा क्या रही है, सही उत्तर होगा लोकोन्मुक्ता। भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा है लोकोन्मुक्ता। अगला प्रश्न है, रीति काल का समय, यानी आधुनिक काल से पूर्व की ही बात हो रही है, रीति काल का समय काल कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए, संवत 1500 से 1700, ऑप्शन बी, संवत 1600 से 1800, ऑप्शन सी, संवत 1700 से 1900, ऑप्शन डी, संवत 1800 से 2000। सही उत्तर क्या होगा, शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो संवत 1700 से 1900 रीतिकाल का समय माना गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सिद्धांत ग्रंथों, जिन्हें लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है, की परंपरा का आरंभ किस कवि से हुआ। प्रश्न है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ की परंपरा या सिद्धांत ग्रंथ की परंपरा का आरंभ किस कवि से हुआ। ऑप्शन है केशवदास, ऑप्शन बी, चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन सी, मतीराम, ऑप्शन डी, देव। सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। ये जो लक्षण ग्रंथ की परंपरा है वो कहाँ तक चली, 1900 से तक, ठीक है, यानी कि 1700 से ये प्रारंभ है। अगर हम देखें रीतिकाल हो रहा है, अंत कहाँ तक हो रहा है, 1900। तो 1900 तक लक्षण ग्रंथ की परंपरा का जो कह सकते हैं ये परंपरा है ये चली है, ठीक है। तो प्रारंभ किससे हुआ है, चिंतामणि त्रिपाठी से। यूँ तो अगर हम इसके तथ्य को देखें, यूँ तो शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का आरंभ केशवदास से ही हो गया था। अगर हम शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का आरंभ देखें तो केशवदास से हुआ, वहीं लक्षण ग्रंथ की रचना का जो प्रारंभ है वह चिंतामणि त्रिपाठी से हुआ है। दोनों महत्वपूर्ण हो गए। शास्त्रीय ग्रंथ जो है वो केशवदास से प्रारंभ हुआ था और लक्षण ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथ जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी से। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए, देव, ऑप्शन बी, मतीराम, ऑप्शन सी, चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन डी, रसलीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कविकुल कल्पतरु ग्रंथ के रचयिता कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी की महत्वपूर्ण कृति है कविकुल कल्पतरु, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कविकुल कल्पतरु की रचना किस संवत में हुई थी। ऑप्शन ए, 1690 विक्रम संवत, ऑप्शन बी, 1707 विक्रम संवत, ऑप्शन सी, 1750 विक्रम संवत, या ऑप्शन डी, 1800 विक्रम संवत। कविकुल कल्पतरु की रचना किस संवत में हुई थी, आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा 1707 विक्रम संवत। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है जो 1707 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, रीति काल में किस काव्य सिद्धांत का विशेष प्रचलन हुआ। ऑप्शन ए, वक्रोक्ति औचित्य रीति, ऑप्शन बी, रस ध्वनि और अलंकार, ऑप्शन सी, रीति गुण और दोष, ऑप्शन डी, केवल अलंकार। तो रीतिकाल में किस काव्य सिद्धांत का विशेष प्रचलन हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा रस ध्वनि और अलंकार। रीतिकाल में किस काव्य सिद्धांत का विशेष प्रचलन हुआ, तो रस ध्वनि और अलंकार का विशेष प्रचलन हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं। अगर हम संस्कृत समीक्षा शास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदायों को देखें तो उनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि और औचित्य हैं। इन 6 रस सिद्धांतों को आप जब काव्यशास्त्र पढ़ते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र, तो वहाँ पर आप इन 6 रस सिद्धांतों को देखेंगे। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे।
ऑप्शन ए केशव जसवंत सिंह दूल्हा, ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी देव मतीराम, ऑप्शन सी सोमनाथ भिखारीदास श्रीपति, ऑप्शन डी रसलीन बेनी प्रभाकर। तो अगर हम देखें अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केशव जसवंत सिंह और दूल्हा। अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य थे केशव जसवंत सिंह और दूल्हा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने रसध्वनि को उत्तम काव्य माना है? ऑप्शन ए चिंतामणि देव और सूति मिश्र, ऑप्शन बी कुलपति मिश्र सोमनाथ भिखारीदास श्रीपति, ऑप्शन सी मतीराम रसलीन और बेनी, ऑप्शन डी दूल्हा केशव और जसवंत सिंह। तो किसने रसध्वनि को उत्तम काव्य कहा है? सही उत्तर होगा बी कुलपति मिश्र सोमनाथ भिखारीदास और श्रीपति। इन चारों रचनाकारों या आचार्यों ने रसध्वनि को क्या कहा है? उत्तम काव्य कहा है। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य वो देव वाली जो पंक्ति है वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, रसध्वनि की बात हो रही है यहाँ पे। रसध्वनि को उत्तम काव्य किसने कहा है? तो कुलपति मिश्र सोमनाथ भिखारीदास और श्रीपति। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के आचार्यों ने वक्रोक्ति को किसके अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी ध्वनि। तो हिंदी के आचार्यों ने वक्रोक्ति को किसके अंतर्गत रखा है? अलंकार के अंतर्गत रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलंकार। अगला प्रश्न है, रीति सिद्धांत की महत्ता किन आचार्यों ने स्वीकार की? ऑप्शन ए चिंतामणि देव और सूति मिश्र, ऑप्शन बी कुलपति मिश्र सोमनाथ भिखारीदास श्रीपति, ऑप्शन सी मतीराम रसलीन और बेनी, ऑप्शन डी दूल्हा केशव और जसवंत सिंह। तो रीति सिद्धांत की महत्ता किन आचार्यों ने, हमने अभी पहला पढ़ा कि रीति रसध्वनि को उत्तम काव्य किसने कहा। ठीक है, प्रश्न था रसध्वनि को उत्तम काव्य कहा है किसने कहा। अभी प्रश्न है रीति सिद्धांत की महत्ता किन आचार्यों ने स्वीकार की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए चिंतामणि देव और सूति मिश्र ने रीति की महत्ता स्वीकार की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं कि अलंकार के समर्थक आचार्य कौन है, रसध्वनि को किसने उत्तम काव्य कहा, रीति सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे? तो चिंतामणि देव और सूति मिश्र। अगला प्रश्न है, रीति काल के आचार्य किस बात में सफल नहीं हो सके? ऑप्शन ए संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद, ऑप्शन बी नए काव्य सिद्धांत की स्थापना या विकास, ऑप्शन सी काव्य रचना में रस का प्रयोग, ऑप्शन डी नए अलंकारों की खोज। तो रीति काल के आचार्य किस बात में सफल नहीं हो सके? तो नए काव्य सिद्धांत की स्थापना या विकास इसका सही उत्तर होगा कि रीति काल के आचार्य नए काव्य सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सके। अगला प्रश्न है, दशरूपक काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ग्रंथ किस भाषा के हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। दशरूपक काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। दशरूपक धनंजय का है, धनंजय की कृति है। काव्य प्रकाश मम्मट की कृति है। वहीं अगर हम साहित्य दर्पण की बात करें तो साहित्य दर्पण किनका है? विश्वनाथ का है। तो ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ जो है वो साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। ये तीनों ग्रंथ संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे? अभी हमने अलंकार सिद्धांत के समर्थक आचार्य देखा, अब रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे? रसलीन बेनी प्रवीण, ऑप्शन बी चिंतामणि देव मतीराम, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी दोनों। तो रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य में कौन कौन हो जाएंगे? रसलीन बेनी प्रवीण, चिंतामणि देव और मतीराम। तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रसलीन भी है, बेनी प्रवीण भी है, चिंतामणि भी है, देव है, मतीराम है। ये पांचों रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। आधुनिक युग भारतेंदु काल, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने किया है आधुनिक युग से पूर्व आलोचना का जो स्वरूप रहा है उसे हमने देखा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।